फ्रेंड्स, अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स खरीद के उसको असेंबल करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपने कंप्यूटर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होती है कि उसमें प्रोसेसर कौन सी कंपनी का है और उसमें कौन सी जनरेशन का है। उसके अलावा रैम कितने जीबी की होनी चाहिए, स्टोरेज में एचडीडी लेना है या एसएसडी लेना है, डिस्प्ले कौन सी होनी चाहिए, उसके अलावा ग्राफिक कार्ड, बैटरी और पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, और ओएस, ऑफिस, एंटीवायरस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसको आपने चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आपने कंप्यूटर खरीदने से पहले चेक करना है, और इसके अलावा रीजन के साथ हम समझेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे कंप्यूटर में क्या इफेक्ट डालती है, जिससे हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर या लैपटॉप लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर मेनली दो कंपनियाँ बनाती हैं, इंटेल और AMD राइजन। इसके अंदर इनकी अलग अलग मॉडल सीरीज़ हैं। जैसे इंटेल के अंदर है i3, i5, i7, i9। सेम ऐसे AMD राइजन के अंदर भी है 3, 5, 7, 9। इनकी अलग अलग सीरीज़ हैं और अभी तक की सीरीज़ में सबसे पुराना i3 चल रहा है। और i3 उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग अपने कंप्यूटर से बेसिक टास्क करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है, कुछ भी, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने हैं या गूगल में कुछ सर्च करना है, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी उसमें चलाना है, नॉर्मल ब्राउजिंग किसी भी एप्लीकेशन में करनी है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा MS ऑफिस के अंदर कोई भी काम करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे, कुछ भी काम करना है, आप उसमें भी आराम से काम कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल वीडियो प्ले करना है और कोई डेटा स्टोर करना है, इन चीज़ों के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आप i3 को ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है i5। i5 एक मिड रेंज का प्रोसेसर है और इसमें i3 से ज़्यादा स्पीड मिलती है। और उसके अलावा आपने अगर इसमें गेमिंग करनी है, कोई वीडियो एडिटिंग करनी है या किसी हैवी एप्लीकेशन पे काम करना है, तो आप i5 के अंदर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बेसिक टास्क है उसमें आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है i7। i7 एक हाई स्पीड प्रोसेसर है और इसमें आपको i5 से ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी। और नेक्स्ट, इसमें आप कोई भी हैवी टास्क करना चाहते हैं तो इसमें आराम से कर सकते हैं, जैसे 3D मॉडलिंग करनी है या वीडियो प्रोडक्शन का अगर आपका काम है, या एक्सट्रीम गेमिंग करनी है, कोई हाई लेवल के आपने गेमिंग करनी है, तो इनमें आप आराम से कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग स्पीड आपको इसमें और भी अच्छी मिलने वाली है। उसके बाद लास्ट आता है i9, और अभी तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर i9 है। और इसके अंदर अगर आपने i5 से भी हैवी टास्क करने हैं तो आप i9 के अंदर कर सकते हैं, जैसे 5D 8D से ऊपर की मॉडलिंग करनी है, कोई हैवी वीडियो प्रोडक्शन का काम करना है, या एक्सट्रीम गेमिंग आपने इसमें करनी है, तो इन चीज़ों को आप आराम से इसमें कर सकते हैं। और उसके अलावा मल्टीटास्किंग इसमें कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और कोई आपने कोडिंग करनी है या कोई रिसर्च लेवल का आपने काम करना है, तो ये सब चीज़ें आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल का अगर आपने काम करना है तो i9 आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, आपने प्रोसेसर के अंदर क्या देखना है, इसकी जनरेशन। कोई भी अगर आप प्रोसेसर ले रहे हैं i3 से लेके i9, उसमें आपने उसकी जनरेशन देखनी है। जो भी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो जनरेशन अगर आपको मिल सकती है तो वो जनरेशन लेने की कोशिश करनी है। 9 तो कम से कम लेनी है, 9 जनरेशन तक का। लेकिन अगर उससे ऊपर मिल जाता है आपको 10th, 11th, 12th, 13, कोई भी अगर आपको जनरेशन मिल जाती है तो वो जनरेशन आपने लेने की कोशिश करनी है। उसके अलावा आपने बहुत सारे प्रोसेसर के ऊपर देखा होगा, उसकी जनरेशन पहले से लिखी रहती है, ये कौन सी जनरेशन का है, जैसे 10th जनरेशन का है या 11th जनरेशन या 12th जनरेशन का है, उसमें पहले से लिखा रहता है। लेकिन कुछ प्रोसेसर के ऊपर उसकी एक नंबर सीरीज़ लिखी रहती है, जैसे i5 125500U, इस तरह से उसमें लिखा रहता है। तो इसको अगर आपने समझना है कि कौन सी जनरेशन का है, तो इसमें फर्स्ट का जो लेटर होता है वो तो i3, i5, i7, ये तो इसका मॉडल सीरीज हो जाता है। उसके बाद जो 2 डिजिट बढ़ते हैं वो डिजिट उसकी जनरेशन बताते हैं, जैसे 1, 2 है इसमें, तो ये 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। और इसमें जो 5500 लिखा है, ये 5500 आप अगर इसमें भी आपको ये मॉडल होता है, अगर ये मॉडल आपको इससे ऊपर का मिलता है तो वो लेने की कोशिश करनी है, जैसे 5500 की जगह 5700 मिल जाए या 5800 मिल जाए, तो इस तरह से ऊपर का लेने की कोशिश करनी है। और इसमें नेक्स्ट इसमें आता है i7, ये 13 जनरेशन का है और 5700 इसका मॉडल है। नेक्स्ट उसके बाद ये i3 आ गया। i3 में आपने क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट का लेटर है 9 या 9 से नीचे का लेटर मिलता है तो इसमें सिंगल लेटर लेना है, तो ये 9 जनरेशन का है। इसी तरह अगर यहाँ पे 8 होता है तो 8 जनरेशन का होता है। और जो इसके लास्ट में एक लेटर लिखा रहता है वो इसकी स्पेसिफिकेशन बताता है, जैसे इसमें K लिखा है, K का मतलब होता है अनलॉक प्रोसेसर है, ये अनलॉक प्रोसेसर है, इसमें इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाई जा सकती है। और उसके अलावा जैसे इसमें U लिखा है, U का मतलब होता है ये पावर इफ़िशियंसी है, इसमें इसकी पावर कंज्यूमशन कम है। और उसके अलावा S का मतलब होता है हाई स्पीड प्रोसेसर है ये, और जो हाई स्पीड प्रोसेसर सीरीज़ के होते हैं उसमें एच लिखा रहता है। इसी तरह और भी बहुत सारे लेटर लिखे रहते हैं, उनका अपना अपना एक सिंगल मीनिंग होता है, तो इस तरह से आप उनको पहचान सकते हैं। उसके अलावा प्रोसेसर के अंदर आपने क्या चेक करना है, इसके कोर और थ्रेड्स। ज़्यादा से ज़्यादा कोर और थ्रेड्स को लेने की कोशिश करनी है। जैसे i3 जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर 4 कोर और 8 थ्रेड्स होते हैं,
तो i3 लेवल तक का तो आपने लेना ही है, 4 कोर तो कम से कम होने चाहिए और 8 थ्रेड्स तो होने चाहिए। तो उससे ज़्यादा अगर मिल जाते तो वो लेने की कोशिश करनी है इसमें। इससे क्या है, प्रोसेसर की इफ़िशियंसी बढ़ती है और परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग इसमें आप आराम से कर सकते हैं जितने ज़्यादा इसमें कोर और थ्रेड्स होंगे। उसके अलावा किसी भी प्रोसेसर के अंदर आपने उसकी क्लॉक स्पीड देखनी है। क्लॉक स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है और जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसमें फास्ट प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसर के अंदर कम से कम 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तो आपको होना ही चाहिए। उससे अगर ज़्यादा मिल जाता है 3.0 या 3.5, 3.3 कुछ भी अगर आपको मिल जाता है तो वो लेने की कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ में मिलेगा उतनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको। और उसके अलावा नेक्स्ट आपने प्रोसेसर के अंदर क्या चेक करना है, उसकी कैशे मेमोरी। जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करेगा। तो आपने कम से कम 6 MB तक का कैशे मेमोरी तो लेना ही है। उससे ज़्यादा अगर मिल जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन 6 MB तक का तो लेना ही है। कैशे मेमोरी क्या करता है, जितने भी हमारे टास्क और कमांड होती हैं उनको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। जितने ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतने कमांड और टास्क को अपने माइंड में रख पाएगा और जल्दी से जल्दी वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इसलिए उसमें कैशे मेमोरी भी चेक करना है। और नेक्स्ट, अगर आपको कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, कोई आप हैवी गेमिंग या फिर वीडियो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल गेमिंग और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो आपको वो प्रोसेसर के अंदर भी मिल जाएंगे। इसमें क्या है, एक डिसेंट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसमें, जैसे इंटेल एरिस एक्सी और AMD रेडोन वेगा के अंदर आपको पहले से डिसेंट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट आपने प्रोसेसर के अंदर क्या चेक करना है, उसका पावर कंजम्पशन। जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो प्रोसेसर उतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और ज़्यादा हीट से प्रोसेसर क्या करता है, स्लो काम करने लग जाता है। तो आपने देखना है उसमें कम से कम पावर जो कंज्यूम करता है वो वाला प्रोसेसर लेने की कोशिश करनी है। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर आपने नंबर 2 पे क्या चेक करना है, उसकी रैम की स्पीड MB और GB से पता चलती है। ये कितने MB की रैम है, कितनी GB की रैम है, उससे उसकी स्पीड पता चलती है। जितनी ज़्यादा MB और GB की वो रैम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो आपने इंश्योर करना है कम से कम आपको 8 GB तक की रैम मिलनी चाहिए। आज की डेट में कम से कम 8 GB तो आपके पास रैम होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा अगर मिल जाती है, 16 GB मिल जाती है वो और अच्छी बात है, 16 GB 32 GB वो और अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है 8 GB तक की होनी चाहिए उसमें। और उसके अलावा इसमें रैम में भी क्या होता है, ये अलग अलग मॉडल के होते हैं, DDR3, DDR4, DDR5, इस तरह से इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं। तो इसमें आपने कम से कम कोशिश करनी है DDR4 तक की आपको मिलनी चाहिए। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट होता है। तो इसमें आपने क्या कोशिश करनी है, कम से कम DDR4 तक तो कोशिश करनी है। DDR5 मिल जाता तो और अच्छी बात है। इसके अलावा नंबर 3 में आपने कंप्यूटर में क्या चेक करना है, इसका स्टोरेज भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जितना ज़्यादा स्टोरेज रहेगा उतना ज़्यादा आप डेटा इसमें स्टोर कर पाएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद स्टोरेज अगर आपका फुल हो जाता है तो ये कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज लेने की कोशिश करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टोरेज के लिए आपने SSD और HDD में से SSD लेना है, क्योंकि SSD की जो स्पीड और परफॉर्मेंस है वो HDD से ज़्यादा है। जैसे आप कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका डेटा जल्दी से कॉपी हो जाता है, 50-100 MB या उससे ज़्यादा स्पीड इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वो जल्दी से इंस्टॉल हो जाती है। और कोई डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो भी डेटा जल्दी से सर्च हो जाता है इसमें कंपैरिजन टू HDD। तो HDD से अच्छा आपको SSD लेना है इसमें। और SSD में भी आपको कम से कम 512 GB तक का स्टोरेज लेना है। कम से कम 512 GB तक का तो लेना ही है। अगर उससे ज़्यादा मिल जाता है, 1 TB का मिल जाता है तो वो और अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे आपने कंप्यूटर की डिस्प्ले चेक करनी है। चाहे आप लैपटॉप ले रहे हैं, मॉनिटर या ऑल इन वन PC कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें आपने डिस्प्ले में 2-3 चीज़ें चेक करनी है। जैसे सबसे पहले आपने उसमें क्या देखना, उसका रेजुलेशन उसका फुल HD में होना चाहिए। और 4K अगर मिल जाता है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन फुल HD में उसका रेजुलेशन होना चाहिए कम से कम। और उसके बाद नेक्स्ट उसका स्क्रीन का रेजुलेशन देखना है। स्क्रीन का रेजुलेशन जो है 1920 इंटू 1080 होना चाहिए। कम से कम इसका रेजुलेशन 1920 से 1080 तक का होना चाहिए। नेक्स्ट उसमें उसका आपने स्क्रीन साइज़ और उसका रेशियो देखना है। स्क्रीन साइज़ में आप अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो 15.5 इंच का कम से कम लेना है। और उसके अलावा अगर मॉनिटर में ले रहे हैं तो 21 इंच तक का ले सकते हैं। और इन PC उससे अगर ज़्यादा का मिल जाता तो आपने उससे ज़्यादा उसका स्क्रीन साइज़ लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो वीडियो एडिटिंग और स्टडी के लिए स्क्रीन का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा इसका अगर आपने रेशियो देखना है तो 16:9 का या फिर 3:2 का आपने इसका रेशियो देखना है डिस्प्ले में। और उसके बाद नंबर 5 पे आता है उसका ग्राफिक कार्ड। अगर आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत है, आप अगर हैवी गेमिंग करते हैं या फिर कोई वीडियो प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए अगर आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेना है
तो आप वो ग्राफिक कार्ड भी उसमें ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड का क्या होता है, जैसे 1 GB का ले रहे हैं तो नॉर्मल काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और 2 GB का लोगे तो उसमें और बढ़िया आपको ग्राफिक्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप जितने ज़्यादा GB का आप ग्राफिक कार्ड लेंगे उसमें और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। और नॉर्मली जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो NVIDIA का भी आपको मिल जाएगा और AMD का भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी आप उसमें ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद नंबर 6 पे आता है बैटरी। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसमें आपको UPS की ज़रूरत पड़ेगी, तो UPS कम से कम 1 kVA तक का आपने लेना है। और अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो लैपटॉप में बैटरी बैकअप जो है कम से कम 8 घंटे तक का होना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा है तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम 8 घंटे तक का तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी बैकअप कम रहेगा तो आपको काम करने से ज़्यादा उसके बैटरी बैकअप की चिंता रहेगी, और काम शुरू करने से पहले आप चार्जिंग पोर्ट ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसका बैटरी बैकअप कम से कम 8 घंटे तक तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है पोर्ट्स और कनेक्टिविटी। चाहे आप लैपटॉप ले रहे हैं या कंप्यूटर ले रहे हैं, उसमें पोर्ट्स और कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले आपने उसमें USB पोर्ट देखने हैं, आपको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने USB पोर्ट लेने हैं, 2 3 4 जितने चाहिए। और USB पोर्ट में भी डेटा स्पीड होती है। अगर आप 2.0 ले रहे हैं तो उसमें नॉर्मल डेटा स्पीड रहेगी, और 3.0 अगर आपका USB पोर्ट है तो उसमें डेटा स्पीड उससे ज़्यादा रहेगी। इससे क्या होता है, जैसे आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेन ड्राइव में या फिर कोई प्रिंटर में प्रिंट कमांड आप सेंड कर रहे हैं, तो वो जल्दी से उसमें प्रोसेस होता है, फास्ट स्पीड में ये काम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या देखना है, उसमें USB सी टाइप जो आजकल आपने देखा होगा, सारे चार्जर और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए C2C केबल बनी होती है। तो C टाइप पोर्ट ज़रूरी होना चाहिए। आजकल C2C केबल ज़्यादा मिल रही है आजकल, तो इसलिए C टाइप पोर्ट भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है उसमें HDMI पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप जैसे कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना है या कहीं TV के साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्टिविटी के लिए आपको HDMI पोर्ट कम से कम एक होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इसमें SD कार्ड का स्लॉट उसमें होना चाहिए। जैसे आप कोई कैमरे में फ़ोटो खींच के लाए तो उसको अगर आपने कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए भी उसमें SD स्लॉट बना होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर को असेंबल कर रहे हैं तो उसमें आपको एक लैन कार्ड भी लेना पड़ेगा, जिससे आप क्या इंटरनेट चला सकते हैं या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंप्यूटर में आपस में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और कंप्यूटर और लैपटॉप में ये इनबिल्ट पहले से दिया रहता है, लेकिन असेंबल करने के लिए आपने अलग से लैन कार्ड लेना पड़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट एक और पोर्ट आता है VGA पोर्ट। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसका काम भी सेम HDMI की तरह होता है। कहीं पे अगर आपका मॉनिटर VGA पोर्ट वाला है तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर TV में या फिर कहीं प्रोजेक्टर में अगर आपने कनेक्ट करना है तो VGA पोर्ट के थ्रू भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट लैपटॉप और कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें आपको VGA पोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से आप लैपटॉप ले सकते हैं। और उसके अलावा नंबर 8 पे आपने कंप्यूटर में क्या चेक करना है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपनियां ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देती हैं, तो इसमें आपने क्या देखना है, कम से कम विंडो 11 होम या प्रोफेशनल मिले। अगर आपको विंडो होम मिल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल मिल जाता है तो वो थोड़ा एडवांस होता है और थोड़ा महंगा भी होता है, तो और बढ़िया है अगर प्रोफेशनल मिल जाता है तो। और उसके अलावा इसमें कोशिश करनी है, कोई लैपटॉप में आपने देखा होगा MS ऑफिस इनबिल्ट डाल के देते हैं, तो MS ऑफिस में भी आपने देखना है। MS ऑफिस के अंदर अगर 19 या 21 कुछ भी मिल जाता है तो MS ऑफिस में वो वाला लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑफिस अगर आप सिंगल परचेज करना चाहोगे उसमें कम से कम वो आपको 8 से 10 हज़ार तक का मिलेगा। और कुछ कंपनियां उसमें एंटीवायरस भी डाल के देती हैं। एंटीवायरस अलग अलग तरह के होते हैं, क्विकिल, मैकेफे और भी बहुत सारे एंटीवायरस हैं। कुछ कंपनियां आपको 1 साल 1.5 साल के लिए एंटीवायरस फ्री में डाल के देती हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। और उसके बाद नंबर 9 पे आता है वेट और बिल्ड। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें आप इसको वेट के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको लाइट वेट पतला चाहिए तो वो ले सकते हैं, या नॉर्मल चाहिए तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। और ग्राफिक कार्ड के साथ लोगे तो उसका वेट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से वेट कम ज़्यादा जिस हिसाब से चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें आपने क्या देखना है, इसका मेटल देखना है, इसकी बॉडी देखना बहुत ज़रूरी है। मेटल बढ़िया होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि इसी से होगी। अगर कहीं टूट फूट गया थोड़ा बहुत तो मेटल इतना ठीक होना चाहिए कि टूट फूट एकदम से ना हो। और उसके बाद नंबर 10 पे आता है इसका वारंटी और कस्टमर सपोर्ट। इसका वारंटी और कस्टमर सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वारंटी कुछ कंपनियां कम देती हैं, कोई ज़्यादा देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितनी ज़्यादा वारंटी मिल जाती है वो लेने की कोशिश करनी है। और उसके बाद कस्टमर सपोर्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आपको ये फीडबैक और उसमें कमेंट से आपको पता चल जाए कि इसकी कस्टमर सपोर्ट कैसा है इसका।
मतलब कस्टमर का सही से रिस्पॉन्स देते नहीं देते हैं, हैंडल करते नहीं करते हैं इनकी कॉल, तो किस तरह से आपका इसका कस्टमर सपोर्ट है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने लगभग कंप्यूटर की सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो इन 10 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपका सबसे बेस्ट कंप्यूटर होगा वो। वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया बाराद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।